जय हिंद। ये प्रीवियस क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, तो कई सेक्शन हम इसके पहले ला चुके हैं, तो ये मेरा आज छठा सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। कहने का मतलब कि कोई सागर है वो बिना तट का है, मतलब कि उसके आसपास में कोई जमीन नहीं है। ठीक है, यानी जो आसपास जो एरिया होता ना है, जमीन नहीं है। अब देखिएगा, इस चीज को हम पहले समझाते हैं। यहाँ पे हमने वर्ल्ड मैप लिया है, पहले हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं ये वाला की, तो अब जानते हैं ये वाला थोड़ा सा हम इसको अगर अलग लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, देखिएगा काला से, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको तो हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, तो कई यहाँ विषुवत रेखा बोलते हैं। अच्छा, ये भी तो आप जानते ना हैं कि ये विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें जो होती है लंबवत चमकती है। तो हाँ बिल्कुल, इतना तो जानते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मैं अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से जो धारा बहती है इधर की ओर जो बहती है धारा, इसको बोलते हैं, देखिएगा ये वाला जो पूरा जो सागर है इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर में ऊपर की ओर जो धारा बहती हुई जा रही है, देखिएगा ये तो विषुवत रेखा पर जितने जो आसपास होंगे सब तो गर्म जल धारा ही होगा। तो हाँ बिल्कुल। और ये ऊपर जो धारा बहते जाती है, ऐसे बहते जाती है, ऐसे बहते जाती है। ठीक है, और ऐसे बढ़ती जाती है, और ये जो धारा यहाँ पे जो कहलाती है, ये धारा एंटलीज यहाँ पे कहलाती है। पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि ठीक है, एंटलीज कौन सी जल धारा है, तो ये गर्म जल धारा है। ठीक है, कौन से महासागर में बहता है, तो अटलांटिक महासागर में बह रहा है। देख रहे हैं सामने है। इसको कौन सा जल धारा बोलते हैं, तो एंटलीज जल धारा बोलते हैं। और की बात कर देते हैं, ये वाला जो जलधारा होता है, ये वाला ये जलधारा इधर चला आता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केनी जलधारा। ठीक है, केनी जलधारा। और ये फिर इधर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अब ये इधर की ओर मुड़ जाती है, तो इसे कौन सा जलधारा बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्लोरिडा जलधारा। ठीक है, अब ये फ्लोरिडा जलधारा और ये एंटली जलधारा दोनों आपस में मिल जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। और यही जो जलधारा है क्या कहलाती है, तो यही कहलाता है गल्फ स्ट्रीम। ये जलधारा क्या कहलाता है, तो क्या कि गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। काफी ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम के बारे में। तो यहाँ से तो आपको ये पता चल गया कि ये जो जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है, ये कौन सा जलधारा है, तो ये कहिएगा कि ये गर्म जलधारा है, क्योंकि देखिएगा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, और ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसे हम इतना इतना तो कर दिया, अब हम मिटाते हैं इसे, ताकि आपको हम और अच्छे तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब इसे मिटा रहे हैं ताकि हम और अच्छे तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम अलग लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब इधर बात कर देते हैं। अब ये जलधारा जो होती है इधर की ओर चली जाती है, इधर की ओर चली जाती है, और यही जलधारा जो होती है यूरोप में क्या करता है, गर्म कंबल का काम करता है। क्योंकि यूरोप तो ये जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे सब तो ठंडी इलाका है, यहाँ पे गर्म कंबल का काम कौन करता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, और ये जलधारा फिर यहाँ से लौटती हुई यहाँ पे आती है, इसे बोलते हैं किनारी जलधारा। ये जलधारा को क्या बोलते हैं, तो किनारी जलधारा। अब आप बताइएगा कि ऊपर से जो जलधारा लौट के आ रहा है, तो ऊपर से तो ठंडा जलधारा होगा, नीचे से तो जा रहा है जो गर्म जलधारा, और ऊपर से जो जलधारा लौट के आ रही है, तो वो कौन सी जलधारा होगी, तो किनारी जलधारा। और इसी के बीच में एक सागर है, ये इसको बोलते हैं सारगैसो सागर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो सारगैसो सागर। ठीक है, समझ में आ गया ना, सारगैसो सागर। अच्छा, इसे सारगैसो सागर क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एक शैवाल पाया जाता है। उस शैवाल का नाम क्या है, तो कहे कि उस शैवाल का नाम है सारगैसो। और इसी के चलते इसे क्या नाम पड़ जाता है, तो पड़ जाता है क्या सॉरी, इसे क्या पड़ जाता है, तो ये सारगैसो सागर पड़ जाता है। तो देख रहे हैं कि बीच में ही है स्थित है, तो क्या इसके आसपास कहीं भी तट है, तो कहे कि नहीं भैया, बीच में तो फिर दूसरा सागर हो जाता है। सारगैसो सागर ये छोटा सा जो स्थान यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका कोई भी तट नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इस जो जलधारा है ये सब पूछा जाता है, आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पर देखते हैं। क्या बोला गया कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब देखिएगा, ये कुछ नहीं है, बस आराम से खाली देखते चलिएगा। अब ये तो समझ गए होंगे। अब इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, इसे हम मिटा देते हैं, इसी मैप पर हम बताएंगे उस चीज। ठीक है, देखिएगा, बात करते हैं किसकी। देखिएगा, ये तो हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड तो देख ही रहे हैं, तो कहिए कि हाँ देख रहे हैं। बस इसे और हम करते हैं कोशिश समझाने का। ये वाले जो आप अभी देखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं ना, तो हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, बोलते हैं ना 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब बात कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे बनाना है वो जो बताते हैं।
एलसीएम तो आप जानते होंगे, एलसीएम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो वही कि हाँ भाई जानते तो हैं, एलसीएम के बारे में जानते हैं। इधर भी लिख देते हैं एलसीएम। देखिएगा एल की अगर बात कर देते हैं तो एल से कौन सी नदी हो जाएगा, तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा, लिम्पोपो नदी हो जाएगा, ठीक है। अगर सी से बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं कांगो, कांगो नदी, हाँ। अब कांगो का ही एक और नाम है, इसको बोलते हैं जायरे नदी, ठीक है, जायरे नदी। कांगो को ही एक और नाम से बोला जाता है जायरे नदी, या करके लिख देते हैं यहाँ पे। और एम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एम से कौन हो जाएगा, तो एम से हो जाएगा माही नदी हो जाएगा, ठीक है, एम से माही नदी। बस अब एलसीएम आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा नदी है जो मकर रेखा को दो बराबर काट में दो बार काटता है, तो कौन नदी हो जाएगा, तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा, ठीक है। मकर रेखा को दो बार काटता है। अगर बात कर देते हैं विषुवत रेखा को दो बार कौन काटता है, तो विषुवत रेखा को दो बार कौन काटेगा, तो यही कांगो नदी। सी देख रहे हैं ना, सी से कांगो नदी, कांगो कहीं जायरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को दो बार कौन नदी काटती है, तो माही नदी। माही नदी आपको पता है ना, गुजरात में जो बहता है, ठीक है। ये माही नदी जो है दो बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको तो समझ में आ गया, तीन जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें पूछा गया था कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, तो भूमध्य रेखा बोले तो ये वाला 0 डिग्री अच्छा। तो कौन सी नदी, ये कांगो नदी दिखाई पड़ रहा है, तो कही कि हाँ दोस्त दिखाई तो पड़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अमेजर नदी के बारे में ही हमने बताया था, नील नदी के बारे में बताया था। आगे देखते हैं अगले पर क्या बोला गया है कि ल्यूनर सी, ये ल्यूनर सी यानी अर्थात चंद्रमा को संदर्भित करता है। देखिएगा ल्यूनर सी की बात कर देते हैं तो चंद्रमा पर क्या है ना कि एक गड्ढा है, और ये गड्ढा जिसमें ये चंद्रमा है, चंद्रमा पर ये गड्ढा है। अब ये गड्ढा हुआ कैसे है, तो ये ज्वालामुखी के कारण ये उत्पन्न हुआ था, और उसी के चलते यहाँ पे एक गड्ढा बन गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, यही पूछा गया है कि ल्यूनर सी चंद्रमा को संदर्भित करता है। तो छोटा सा सागर नहीं, सागर की बात अभी नहीं यहाँ पे। पृथ्वी पर समुद्र जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पर एक घना समतल चंद्रमा के प्रकाश द्वारा प्रकाशित एक हल्की जलीय पिंड, पिंड तो होगा नहीं, यही यहाँ पे गड्ढा अगर लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे गड्ढा ही कर लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। क्या बोला गया है कि समुद्रीय जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। समुद्र का जो जल है, जैसे में अब ये हमारा नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यहाँ से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है, तो ये नदी निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी, फिर यहाँ से कृष्णा, फिर यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, और सब कौन से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदियाँ जो होती है ये अपने साथ लवण लेकर के आती है, ठीक है, और लवण लेकर के आती है और वो कहाँ गिरा देती है, समुद्र में गिरा देती है, ठीक है। जिसके वजह से समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी क्या हो जाता है, तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है, ठीक है। किसके वजह से, तो नदियों के द्वारा लाए गए लवण से क्या होता है कि समुद्र का पानी खारा हो जाता है, ठीक है। चलिए समुद्री जीव लवण उत्पन्न करते हैं, नहीं। समुद्र के चारों ओर की वायु खारी होती है। नदियां भूमि से लवण लाती है और समुद्र में मिला देती है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर देखते हैं। क्या बोला गया है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं, समान दाब, ध्यान दीजिएगा, समान दाब वाला पूछा गया है, ठीक है। वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देखिएगा आइसोनॉर्मल की अगर हम बात बोलते हैं तो आइसोनॉर्मल क्या होता है, ठीक है। आइसोनॉर्मल की अगर हम बात बोलते हैं तो देखिएगा इसको हम लिख देते हैं यहीं पे, ठीक है। इसको लिख देते हैं कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर समान तापमान वाले, समान तापमान वाले स्थानों को, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, ठीक है। ये क्या कहलाता है, तो कह के आइसोनॉर्मल कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, आइसोगोनल्स, यह होता है कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर समान चुंबकीय भिन्नता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली
रेखा, ये क्या कहलाता है? तो आइसोगोनल्स कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा, ये क्या कहलाता है? आइसोवार्स। ये होता है कि मानचित्र पर, ठीक है, मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है आइसोबार्स। अब ये क्या है? आइसोबार्स ये क्या कहलाता है कि मानचित्र पर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा। अच्छा, आपको लगता होगा कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा देखिए दोस्त, किताब में भी लिखा हुआ है, बहुत जगह पे लिखा हुआ है, और बार बार आपको पीडीएफ में भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बट आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ लेते हैं, याद नहीं होता है। अब हम आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो आपका माइंड यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुका हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए रुका हुआ है तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे, आपको एग्जाम में आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे पढ़ेंगे फिर निकल जाएगा, फिर ध्यान में आएगा यार पढ़े तो थे, क्या हुआ, गया तो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं समान दाब वाली रेखा, तो कौन सा होगा? तो मानचित्र पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोबार्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह क्या बोला गया है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा, अभी हम बात कर देते हैं, आप मान करके चलिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब जब पृथ्वी है तो अभी हमने बताया कि ये वाला क्या कहलाता है? तो ये वाला कहलाता है विषुवत रेखा, और ये वाला क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा, और ये वाला दोस्त तो कहीं की मकर रेखा कहलाता है। तो देखिएगा, अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो 21 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर, यहाँ पे 21 जून और यहाँ पे 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 21 जून वाले जो दिन होते हैं, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। और ये दोनों को बोला जाता है इक्विनॉक्स, ठीक है, ये दोनों को बोला जाता है इक्विनॉक्स। और जिसमें से अगर पूछ दे डेट को कि अलग डेट को क्या कहते हैं, 23 सितंबर को क्या कहते हैं और ये 21 मार्च को क्या कहते हैं, तो 21 मार्च को क्या कहते हैं? बसंत विषुव, ठीक है, ठीक है। और इसको इसको क्या कहते हैं? 23 सितंबर वाले को इसको बोलते हैं शरद विषुव, और 22 दिसंबर वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शीतकालीन शीतकालीन क्रांति, संक्रांति, शीतकालीन संक्रांति, ठीक है। तो अभी तो पता चल गया आपको कि इक्विनोक्स यानी विषुव किसे कहा जाता है? 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को विषुव कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो एक ही रहेगा ना, ऑप्शन एक भी दिया गया, एक ही दिया गया है, 21 मार्च दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि उस प्रथम ग्रह का नाम बताइए, ठीक, जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं। देखिएगा, 2011 में नासा के द्वारा भेजा गया था, ठीक है, और नासा के द्वारा भेजा गया था और वही पता लगाया था कि ये केपलर जो 16 है, केपलर 16, अब ये केपलर 16 जो है, केपलर 16b जो है, ये केपलर 16b ही पर क्या होता है कि वहां पे दो गो क्या होता है वहां पे, जिसमें क्या बताया गया है कि वहां पे 2 सूर्योदय होते हैं, तो ये भी होता है और सूर्यास्त भी होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, अगले पर क्या बोला गया है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। देखिएगा, जैसे में अगर हम बात कर देते हैं कि देखिएगा, हम छोटा सा एक हम मैप ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया के जब यहाँ हो गया, ठीक है, चलिए, चलिए
चलिए यहाँ तक हम मान करके चलते हैं, और थोड़ा बढ़िया से बना सकते हैं, बट यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना। चलिए ऐसे नहीं बनता है, चलिए फिर से बना देते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा भूल जाते हैं सब कोई। देखिएगा ये हो गया, ये हो गया, चलिए ठीक है। चलिए इतना काफी है। देखिएगा अब बात करते हैं क्या, देखिएगा ये यहाँ से अगर हम बात कर देते हैं, ये सभी की बात कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तकला में ऐसे ऐसे जो होते हैं यहाँ से, और ये सब जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये सभी के जो एरिया जो है, ये सभी के सभी क्या है, तो ये सभी यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी कितना हमारे जो पूरा एरिया है उसका कितना परसेंट जलोढ़ मिट्टी हमें देखने को मिलता है, तो लगभग 40% हमें इसमें मतलब कि पूरे एरिया का 40% हमें देखने को मिलता है। कितना मिट्टी है ना, उस सभी मिट्टी का 40% हमें कौन सा मिट्टी हमें मिलता है, तो कि जलोढ़ मिट्टी मिलता है। अच्छा ये जलोढ़ मिट्टी होता कैसे, बनता कैसे, देखिएगा ये नदियों द्वारा जो लाया जाता है ना, गाद वगैरह, वो सभी क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा हो जाते हैं तो वही मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह के होते हैं, एक पुराना और एक होता है नया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बांगर क्या होता है, तो ये पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बोलते हैं, और जो नया क्या होता है, जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी तो देखिएगा कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है सब, तो मैप में तो दिखाई पड़ ही रहा है। इसमें नाइट्रोजन की बात कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की बात कर देते हैं, तो इसमें क्या होती है कि एक कमी होती है, यानी नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होता है, इसमें कमी होता है। किसमें, तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहलाता है क्या, तो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सबसे निकट वाली बात बोला गया, एक बार फिर से लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। देखिएगा ये सन है हमारा, ये क्या है, तो ये कि बुध है। इसके बारे में बात कर देते हैं, तो ये है शुक्र है, बुध शुक्र है। फिर इसके बारे में बात कर देते हैं तो पृथ्वी है। फिर इसके बारे में बात कर देते हैं तो मंगल है। फिर इसके बारे में बात कर देते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसके बाद कर देते हैं तो बृहस्पति। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो शनि। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अरुण। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वरुण। समझ गए। चलिए, तो सबसे नजदीक में कौन सा हो जाएगा, तो आपका दिखाई पड़ रहा होगा बुध, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात कर देते हैं परिक्रमण की, तो यानी सूर्य को कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो ये भी हमने कई बार लिखाया है। ये 88 दिन में चक्कर लगाता है सूर्य का। ठीक है, तो सूर्य की ओर चक्कर लगाता है उसे कोई आप परिभ्रमण बोलते हैं या परिक्रमण बोलते हैं, तो परिक्रमण बोलते हैं, और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है उसे परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, शुक्र की बात कर देते हैं तो ये 255 दिन। ठीक है, अगर बात कर देते हैं पृथ्वी की, तो 365 दिन में चक्कर लगाता है। मंगल की तो 687 दिन में। बृहस्पति की 11 महीना में। और शनि की तो 29 साल में। ठीक है, अरुण की तो 84 साल में। और वरुण की बात कर देते हैं तो 164 ईयर में ये क्या होता है, सूर्य को चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये तो काफी बार आपको याद होगा कि ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा होता है वो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, चलिए तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगले पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य के बारे में बोला गया है। आग्नेय चट्टान। अच्छा देखिए, आग्नेय चट्टान की बात कर देते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको हम एक रफ आइडिया देते हैं। ये जैसे में हमने मान लिया कि ये पृथ्वी का कोई कोर का हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना दोस्त, तो ऊपर वाला हिस्सा होता है ठोस, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है मेंटल, वो क्या होता है, तो होता है द्रव। ठीक है,
अब इसमें ही इसमें ही क्या होते हैं, मैग्मा होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो ये ऊपर की ओर क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। मैग्मा सब ऊपर की ओर आते हैं, और ऊपर की ओर आते हैं, और ये जब मैग्मा सब अभी तो लिक्विड अवस्था में, और सब ये जम जाता है, तो ये जम जाता है, और यही जो जम जाता है तो एक चट्टान बन जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग अग्नेय चट्टान। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अग्नेय चट्टान। अगर बात कर देते हैं इसकी, तो ये मेंटल का टेम्परेचर जानते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपको 3000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान होता है। तो आप खुद बताइएगा कि 100 डिग्री में तो पानी खौल जाता है, समझ हैं, और ये 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर रहता है, तो समझ जा रहे हैं कि कितना हालत खराब होगा। और ये सभी ऊपर आएंगे तो क्या कोई जीवाश्म बच पाएगा, क्या संभव है कि कोई जीवाश्म वहां पे रहे, यानी जीवाश्म बोले तो कोई जीव के अंश उस पर संभव है। इतना टेम्परेचर है ना दोस्त कि हड्डी मसली सब एक कर देगा, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो क्या ये अग्नि चट्टान में जीवाश्म संभव है, तो कहेगी ना भैया, बिल्कुल नहीं संभव है, कैसे संभव हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन पर आते हैं। हमें असत्य के बारे में पूछा गया है, तो आग्नेय चट्टान लावा के जमने से बनता है, अभी हमने बताया बिल्कुल लावा के जमने से बनता है, ये सही है। हमें पूछा गया तो हमें गलती के बारे में बताना है। जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, क्या होती है, जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टान से होती है, क्या हो पाएगा, ठीक है ना भैया, कैसे हो जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो जीवाश्म वहां मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें गलत कहीं पूछा गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मार देते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, जीवाश्म की प्राप्ति प्रदार्थ अवसादी चट्टानों से होती है, हाँ उससे ही होती है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा गया है, बहन कहिए, भगनी कहिए, ठीक है, ये किसको बोला जाता है, तो ये शुक्र को बोला जाता है। शुक्र की बात कर देते हैं तो इसे सांझ का तारा या भोर का तारा बोला जाता है। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अच्छा, शुक्र जो होता है, बुध और शुक्र की बात कर देते हैं, बुध है और एक तो क्या है, तो शुक्र है। ये दोनों पर कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बात कर देते हैं ये घूर्णन की, तो पृथ्वी के घूर्णन की, यानी अन्य सभी जितने जो ग्रह होते हैं उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं बाकी सभी, यानी पृथ्वी कैसे कैसे घूमते हैं, देखिएगा पृथ्वी की बात कर देते हैं तो ये पृथ्वी पश्चिम से किधर की ओर घूमती है, तो पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये कैसे घूमेगी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, पूर्व से किधर की ओर, तो कहिए कि पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नक्शे और ग्लोब पर अंतर विभाजन लाइनें कौन सा है, देखिएगा नक्शे और ग्लोब पर, ये हमारा मान लीजिए कि ग्लोब है, तो अंतर विभाजन यानी दो भागों में कौन सा काट देता है, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो अक्षांश तो है, बट हमें ये अंतर विभाजन की बात कहा जा रहा है, यानी काट देता है, ठीक है, तो कौन काटता है, तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रहता, यानी भूमध्य रेखा रहता, तो हम लगा सकते थे, बट यहाँ तो है नहीं, तो क्या कीजिए, देशांतर हमने बोल दिया ना, गलत है, 0 डिग्री अक्षांश रहता था, यानी हमें भूमध्य रेखा चाहिए था, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो क्या वो है, नहीं है, ग्रिड नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है, जैसे में जो तारे होते हैं, तारे ऐसे ऐसे जो आप तारे जानते हैं, ये तारे जो होते हैं, ये तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसके तारों के समूह को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र, क्या बोलते हैं दोस्त, तो बोलते हैं नक्षत्र बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर एक बार दिखाई देता है, तो हमने बताया था कि ये क्या होता है कि जैसे में छोटे छोटे कण होते हैं, और छोटे छोटे कण और इसमें क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब जब ये होता है ना, जैसे में अब ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड है, तो मान करके चलिए, और यहाँ पे सूरज है, तो ये सूरज की ओर जब अग्रसर होता है ना, तो ये क्या होता है कि जैसे में सूरज की ओर अग्रसर होता है, तो ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये तो छूट जाता है पीछे,
और पीछे वाला जो हिस्सा छूट जाता है तो एक पुच्छ की तरह दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसे पुच्छल तारा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ये तो सूरज का राउंड तो लगाएगा ही लगाएगा, तो क्योंकि हाँ बिल्कुल लगाएगा। तो जो प्रकाश में जो होते हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं, और बट पीछे जो होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जो जैसे दूर तो दिखाते जाता है और एक पूछ की तरह दिखाई पड़ते रहता है, तो इसलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो उसी में एक क्या है, हमारा एक हैली है। ठीक है, एक हैली है, हैली एक क्या है, धूमकेतु है। ठीक है, तो ये कितने वर्षों पर दिखाई पड़ता है, तो ये 76 ईयर पर दिखाई पड़ता है, 76 वर्षों पर। ठीक है, तो पिछला बार कब दिखाई पड़ा था, तो 1986 में शायद, हमें जहां तक ध्यान है। और अब कितना दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, अब 2062 में ये दिखाई देगा। ठीक है, तो 76 जोड़ लीजिए ना, तो ध्यान हो जाएगा, 6 6 12, हाँ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि विश्व में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ होता है, तो कहे कि मेघालय में। मेघालय का एक स्थान है कहाँ, तो कहे कि मासिन राम। ठीक है, मासिन राम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। अच्छा, समदाब की बात किया जा रहा है, तो अभी हमने देखा कि समान वायुमंडलीय दाब, अभी हमने चर्चा भी किया है, लिखा भी है ऊपर में, जब आप शुरू में स्टार्टिंग में देख रहे होंगे तो उसके बारे में हमने बताया भी है। आर्द्रता तो होगा नहीं, तापमान तो होगा नहीं, तो आइसोथर्म के बारे में तो बतेबे किए थे, ये भी वर्षा भी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बता करके नीचे आया। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, देखिएगा तारों की अगर बात कर देते हैं तो ये तारा का रंग जो निर्भर करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। किसके पर, तो तापमान पर। तापमान पर क्या होता है, इसके रंग निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल है, नहीं है, नहीं है पूछा गया। देखिएगा, भारत में अगर बात कर देते हैं तो भारत में 18 गो जीव मंडल है। ठीक है, जीव मंडल है, तो 18 गो तो याद करना तो संभव नहीं है, बट आप जानते होंगे। ठीक है, देखिए मन्नार की खाड़ी ये जीव मंडल है, तो ये तो नहीं होगा। नीलगिरी ये भी जीव मंडल है। ठीक है, सुंदरबन ये भी जीव मंडल है। काजीरंगा की बात कर देते हैं तो ये तो अभयारण्य है ना, तो ये तो जीव मंडल नहीं है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। देखिएगा, एक हमने रफ मैप लिया किसका दोस्त, तो एक हमने रफ मैप लिया, ये हमने लिया किसका, तो ये हमने लिया, तो ये हमने लिया किसका, तो ये हमने लिया है दोस्त, तो ये हमने लिया है, ये है वर्ल्ड का। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो कहे कि प्रशांत महासागर है। अब ये प्रशांत महासागर में सुप्त और प्रसुप्त जितने ज्वालामुखी होते हैं अधिकांशतः यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांशतः आपको यहीं देखने को मिलता है। तो आप जैसे में जानते होंगे कि वहां भूकंप आता रहता है जापान में, क्योंकि वो प्रशांत महासागर में यहीं तो पड़ता है ना, यहीं पे ना है ना, यहीं पे तो है ना वो क्या, जापान। तो ये कहाँ से संबंधित है, कौन, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था। तो कैसा लगा सेशन के बारे में बताइएगा। चैनल थोड़ा छोटा है तो लोग भाव कम देते हैं, तो जरूर बताइएगा सेशन के बारे में, और कोई जानकारी और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस पढ़िए दोस्त, और कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।